हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तैयारी होती है यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, साथ में सेट के एग्जाम की भी, क्योंकि आपका यूजीसी नेट और सेट का जो है सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा फर्क होता है। सेट का एग्जाम मैं कहूँ तो ईजी होता है, ठीक है। नेट का थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर क्वेश्चन के जो पैटर्न है ये थोड़े लॉन्ग लेंदी बनाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सिलेबस आपका सेम ही है। तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, सेट के एग्जाम की करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 मेरा जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। तो अगर आप एजुकेशन से किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की, जैसे कि पीजीटी एजुकेशन हो या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। या अपकमिंग एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, जैसे कि अभी जीआईसी जीडीसी वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, तो इस तरह से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन की तैयारी होगी, साथ में जनरल पेपर जो कॉमन पेपर सभी का होता है वो तैयारी यहाँ पर होती है। साथ में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जीएस की तैयारी भी करवाती हूँ। तो अगर आपके जानने में कोई ग्रुप है या आपके फ्रेंड सर्किल में, तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल की होती है और टेलीग्राम पे ही आपको सारे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो नेट का सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, दोनों पेपर आपको तैयार करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आपका 5-6 महीने में कवर हो पाता है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के जो मैंने खुद स्ट्रेटजी अपनाई थी, जैसे मैंने खुद से क्लियर किया है, वैसे ही मैं आपकी भी कोशिश करती हूँ कि आपकी हेल्प भी मैं उसी तरह कर पाऊँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के, आप सिलेबस में देखिएगा तो सबसे पहला जो टॉपिक है आईसीटी में सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली ऐसे करके लिखा है, जो कॉमन एब्रीविएशंस है उनके बारे में यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपका यही बनता है। तो हम बिल्कुल आज आपका लेक्चर 1 है। इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो आपको दी है आईसीटी की, जो अभी हमने 2024 को टारगेट में रख के शुरू किया, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, है ना, बना दी गई है, आप उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आपने क्वेश्चन के पैटर्न को समझा है तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन एब्रीविएशन और उनके मीनिंग को समझते हुए क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन भी करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का लेक्चर 1 है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके हम लेक्चर 1 की तैयारी यहाँ पर जो है पूरा स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर 1 हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सारी चीज़ें हम बिल्कुल 0 लेवल से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ आईसीटी की बात करें तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है जो कम्युनिकेट की जाती है, और किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस तरह से ये आईसीटी टर्म्स बनता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि आईसीटी में आपके जो सवाल आपके बनते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो आते ही हैं, साथ में एडवांस लेवल की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, साथ में इनके एप्लीकेशन मोड के भी सवाल बनते हैं। और इसके अलावा आपको आईसीटी में जनरल अवेयरनेस भी रखनी है कि आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके बनते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आईसीटी में आपके करंट से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं, है ना। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करते हुए सारी चीज़ें जो है हर जो है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको कायदे से समझना है। साथ में यहाँ पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी, तो जब आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तब आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो देखिए, हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। तो जैसे कि सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पेरिफेरल्स जो आपके कई एक और हार्डवेयर्स लगे होते हैं। हार्डवेयर मतलब क्या है? जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो मैं जनरल बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों को आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें वो याद हो जाए। तो हार्डवेयर क्या आते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, आपने पढ़ा है। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर बात करें तो जिनको हम छू सकते हैं, आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो, कितना बड़ा है, किस तरह से काम करता है ना। यहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर पे रन कराए जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर एंड गेम्स। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, ऑनलाइन गेमिंग भी करते हो, है ना। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। ये हम अपना मोबाइल उठाते हैं और बस इसको हमने इंस्टॉल किया और
खेलना शुरू कर देते हो, है ना। पबजी जैसे गेम आप लोग खेलते हो। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जो कि प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर पे चलते हैं, ठीक है। और नेटवर्क क्या है? अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो नेटवर्क वही है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर और सिस्टम आपके जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, तो एक के थ्रू दूसरे में पहुंच जाती है ना। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ टर्म्स हो गए जो आपके आईसीटी के लिए आपकी ज़रूरी होते हैं ये चीज़ें, और बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इस वजह से। और आपके जो नेट में सवाल आते हैं ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हमेशा टफ ही सवाल आएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो कि जैसे जो विश्व में या संसार में कह सकते हैं काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं, लाखों कंप्यूटर हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? आपके इंटरनेट के थ्रू, है ना। अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे क्या होती है, इंफॉर्मेशन को आप एक्सचेंज कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो, है ना। तो इंटरनेट का यूज़ तो आप लोग पता ही है कि बहुत करते हो, और इंटरनेट के बारे में हमें यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आपका इंटरनेट में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपके नेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप सिलेबस में देखिएगा तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इंटरनेट और उससे संबंधित शब्दावली, है ना, इस तरह से करके आपका दिया है इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी क्या होता है? तो एक ऐसी कंपनी जो कि व्यक्तियों, और अगर आप कोई जो है बिजनेस या कमर्शियल में कुछ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बिजनेसमैन्स को या इंडिविजुअल्स को जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी जो व्यक्तियों और व्यवसायों को इंटरनेट पहुँच, तो आप इंटरनेट कैसे लेते हो, है ना। तो इस तरह से आपने अलग अलग अपने कनेक्शन ले रखे हैं, तो यही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जिससे हमको सर्विस मिलती है इंटरनेट की, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ शुल्क देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम, a set of rules governing the exchange of data between devices on a network, ठीक है। तो प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान को। मतलब अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होंगे जिनको आपको मानना होगा, ठीक है। तो इन्हीं को हम यूज़ करते हैं बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क पे जो भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो उन पे हम ये सारी चीज़ों को मतलब प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको लागू करने के बाद ही हम यहाँ पर जो अपने डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो इस तरह से प्रोटोकॉल आप कहाँ पढ़ते हो? आप इन्वायरमेंट भी पढ़ते हो, है ना। तो प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। तो इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। आपने कोविड के समय कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर हम लोग और ज़्यादा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और जब टर्म्स आएंगे तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पूरा चीज़ें समझते हुए चलिए। बैकअप मतलब क्या है? बैकअप मतलब समझते हो ना आप, जैसे आपने क्या है, आपके कार है, आपके स्टेपनी एक एक्स्ट्रा रखते हो, है ना। तो ये क्या है? आप बैकअप, एक मतलब जरूरी समय के लिए आप इतनी चीज़ों को व्यवस्था करके चलते हो, है ना। तो यही यहाँ पर होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन केस ऑफ हार्डवेयर फेल्योर। मान लो कि कोई भी हार्डवेयर फेल्योर हो जाता है, एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाता है, मतलब कहीं पर भी ऐसा कि जहाँ पर आपका मान लो सिस्टम काम नहीं कर रहा है या आप जो भी फाइल आप प्रेजेंट करने जा रहे हो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके बैकअप के लिए आप एक अलग से एक स्टोर करते हो। मतलब बैकअप्स आर टिपिकली स्टोर्ड इन ए सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। तो जो आपका प्राइमरी डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा है, उससे सेपरेट एक अलग जो है आप जो है बैकअप के लिए अपना एक स्टोर करके रखते हो, ठीक है। तो बैकअप आमतौर पर मूल डेटा से अलग स्थान पर, तो अलग मतलब आप मान लो जो ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर पे और आप इसको डेटा लॉस से बचाना चाहते हो, तो इसको क्या करोगे? यू डिसाइड टू बैकअप द फाइल्स रेगुलरली, है ना। तो आपको क्या होगा, एक फाइल्स को रेगुलरली या बैकअप के लिए रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? हार्ड ड्राइव और क्लाउड सर्विस
इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग लोकेशन हो गई जहाँ पर आप इसको बैकअप के लिए यूज़ करोगे कि अगर कभी इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर क्या करोगे, क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हम उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने अदर जो है उससे सोर्सेज से बैकअप के थ्रू हम यहाँ काम कर सकते हैं, हमारा काम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो बैकअप मतलब यही होता है ना। अगला देखिए यहाँ पर क्या होता है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें कुछ मतलब चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर भी इसमें जाननी चाहिए। जैसे कि क्या होता है नेटवर्किंग में बैंडविड्थ मतलब क्या है, एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट होती है। ठीक है, तो बैंडविड्थ रिफर्स टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र अक्रॉस ए नेटवर्क। किसी नेटवर्क में बैंडविड्थ मतलब रिफर करता है मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, कितना हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है। इट इज़ ऑफन मेजर इन बिट्स पर सेकेंड, और बिट्स पर सेकेंड में इसको हम मेज़र करते हैं। एंड डिटरमिन्स हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। आपको जो समय दिया जाता है तो एक निश्चित समय में नेटवर्क पे कितना इन्फॉर्मेशन हम जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो क्या होगा बिट्स पर सेकेंड, इसकी तो यूनिट है, मतलब इसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसे समझो इसको कि कोई पर्टिकुलर कनेक्शन एट ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में एक विशेष कनेक्शन के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजे जाने वाले डेटा की मात्रा, है ना, मतलब कितने समय में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये स्पीड ही बताएगा, है ना। स्पीड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको। तो जैसे कि इट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा, है ना, तो इंटरनेट के थ्रू ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। द ग्रेटर द बैंडविड्थ द फास्टर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, है ना, बिकम्स, मतलब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी आप उतने ही ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन को अपने ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा चौड़ी सड़क तो उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि द ग्रेटर द बैंडविड्थ द फास्टर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये सब ये इसके इसीलिए यहीं से क्वेश्चन आपके इस लाइन से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के कॉन्सेप्ट समझना जब क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको PYQs के ऊपर भी आपको वीडियो बनाई थी कि आपको 4 ऑप्शन तो समझने ही समझने हैं कि उसका राइट ऑप्शन क्या है, बाकी 3 हैं तो उनका मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कहा था कि टू द पॉइंट नोट आप बनाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाती है और PYQ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दिया आपको कि इतना अगर इस तरह से होगा तो आपको ऐसे रिलेट करनी है चीज़ों को, है ना। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो मतलब जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड इसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन नहीं हमको स्टार्ट करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें आता है। अब नेट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये चीज़ें हमको जाननी है ना। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ से आपकी एक बेहतर तैयारी होती है। बुक मार्क, ठीक है, अब बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क आप सभी को पता है, आप बुक मार्क अपने बुक्स वगैरह में यूज़ करते हो, है ना। तो अगर हम वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बात करें तो बुक मार्क एक सेव्ड लिंक टू ए स्पेसिफाइक वेब पेज। स्पेसिफिक वेब पेज जो आपका होता है उसके लिए एक सेव्ड लिंक होता है। जैसे कि अगर आप मान लो ऑनलाइन आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो अब आपको उसको बाद के लिए सेव करके रखना है, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हो बुक मार्क का। यहाँ पर यूज़र को क्या है हर बार पूरा URL याद रखने या टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जिस आर्टिकल को आप देखना चाह रहे हो या फिर से देखना चाह रहे हो तो इस पर हम बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक मार्क है आपकी जो पसंदीदा साइट्स हैं इन वेबसाइट पर तुरंत दोबारा जाने को यहाँ पर परमिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पहुँच जाते हो, जो आपका पसंदीदा टॉपिक या आर्टिकल होता है उसको आप देख लगते हो और ये बुक मार्क के थ्रू हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब रिविजिट कर सकते हो, दोबारा देखना चाह रहे हो या आपका फेवरेट जो कोई भी टॉपिक है वहाँ पे देखना चाह रहे हो, तो इस तरह से कोई आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको बुक मार्क का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए बूट क्या है, ये टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं ना, बूट करना है, रीबूट करना है ना, कंप्यूटर को हमें बूट करना है, बूट स्टार्ट करना है। तो ये टर्म जो है इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर।
जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने का सोचते हो तो ये कैसे, मतलब यहाँ पर बूट जो है शब्द उसी से जुड़ा होता है, इसी प्रोसेस से। मान लो जब आप किसी कंप्यूटर को चालू करते हैं या उसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और या जो यहाँ पर एसेंशियल सॉफ्टवेयर आर लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में यहाँ पर जो भी आपके एसेंशियल सॉफ्टवेयर है ये लोड हो जाते हैं और दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज बूटिंग अप और सिंपली बूटिंग, है ना, इसी को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर और रीस्टार्ट, अगर आपको टर्न ऑन कर रहे हो या रीस्टार्ट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एसेंशियल सॉफ्टवेयर आर लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी और इसी को कहते हैं बूटिंग अप, है ना। तो जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो मतलब क्या होता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम और इसको जो आपके सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ किए हैं उनको मेमोरी में लोड किया जाता है और यही बूटिंग होती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको वेकिंग अप एंड प्रिपेयरिंग टू एग्जीक्यूट टास्क। ठीक है, तो ये वेकिंग अप प्रोसेस होता है, मतलब कंप्यूटर के जागने और कार्यों को परफॉर्म करने की तैयारी, है ना। तो यही हो जाती है बूटिंग, मतलब वो स्टार्ट होने की तैयारी में है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। ये हो गया आपका बूट, है ना, बूटिंग। ब्लैक बोर्ड, ये क्या होता है? ब्लैक बोर्ड हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना कि हमने जब क्लासरूम में आप पढ़ते थे तो पहले क्या था, वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे जिसमें चौक से लिखते थे। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड था, वहाँ पर हम यूज़ करते थे और इस तरह से ये क्या था, टीचिंग और प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस किया है किसने, व्हाइट बोर्ड और इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। तो यहाँ पर डिजिटल राइटिंग और प्रोजेक्शन होता है और ये जो ब्लैक बोर्ड है इज यूज जनरली टू रेफर्स टू दीज राइटिंग सरफेस इन मैनी एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अब ये डिजिटली यूज़ किया जाता है एक तरह से वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, आप डिजिटली जो है चीज़ों को दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब वर्चुअली से मतलब है एक आभासी जो कि इमेजनरी होता है और आप अगर वहाँ पर नहीं भी हो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि उसका एक डिजिटल जो है वहाँ पर डिजिटली आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और इस तरह से ये वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्लैक बोर्ड। तो अगर आपको आईसीटी, आपको फिर जो है ये चौक और ये वाला चौक एंड टॉक वाला नहीं यूज़ करना है, आपको फिर जो भी अगर ऑप्शन में आता है ना तो आपको इस तरह वर्चुअल लर्निंग से संबंधित चीज़ों को ही टिक करना होगा, है ना। तो ये हो जाता है जो इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये आपके ब्लैक बोर्ड, इनको ब्लैक बोर्ड ही कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया डिजिटली, है ना, डिजिटल वाइट बोर्ड। अब देखिए बग, बग क्या है, तो इसमें बग मतलब किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में कोई आपका कोई फ्लॉ आ जाता है, कोई ऐसी एरर आ जाती है या अनइंटेंडेड बिहेवियर जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और ऐसा कुछ सिस्टम जो है बिहेवियर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम में होने लगता है। ठीक है, तो ये जो बग होता है, ये प्रोग्राम क्रैश या जो आपका अनवांटेड आपका रिजल्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, इन सब की समस्याओं का ये कारण बनता है। कौन? बग। बग मतलब क्या होता है? कीड़ा, कीट, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? बग, बगिंग कहते हैं। ठीक है, बग्स जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको बग कहते हैं और बग्स को पहचानने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो बग क्या है, बग्स क्या है और डीबगिंग क्या है, ये आपको पता हो गया। और यहाँ पर इन बग्स को जब ठीक करेंगे तो इसको हम डीबगिंग कहेंगे। ये शब्द कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में, मतलब एक कहें तो कीट के कारण, है ना, एक कोई कीट था जिसके कारण कंप्यूटर में खराबी आ गई थी और तब से इसके सॉफ्टवेयर में भी इसको हम बग्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए कि अब ये क्या होते हैं, है ना। तो इस तरह हम सारी चीज़ों को वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके कुछ टर्म्स और उनके कॉन्सेप्ट जो कि मुझे आज आपको बताने थे और ये लेक्चर 1 था। इसी तरह हम लोग पूरे सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज के माध्यम से भी समझते चलेंगे और कुछ आपके इस तरह से कॉन्सेप्ट के थ्रू, है ना। तो आज की वीडियो कुछ समझ में आई, आपको लगा कि हाँ कुछ समझ में आया, अच्छी लगी, समझ में आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने आपको कहा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं, है ना। 1 घंटे में पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में पूरे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारी भी जो जून 2024 के लिए हमने टारगेट में रखा है वो सारी चीज़ें करवा दी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं, तो आप देख लीजिएगा। साथ में रिसर्च और आपके
एनवायरनमेंट के एक जो है अभी क्लास ली थी, और फिर आपका ICT भी चल रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।